43, 42, 42 वाला भी कोई नहीं है? पीछे हाथ उठाई बच्ची है। 40 नहीं है सही, नाखून खा रही थी है? लंच ब्रेकफास्ट नहीं की बेटा? करा है, पेट नहीं भरा? नाखून और लोगों के भी हैं। चलो 40, कितने? 40 सही हुए? 40 ही सही हुए। नाक कटा दी तुम लोगों ने। 4, चलो 35 के ऊपर कितने लोग हैं? ठीक है, करो मेहनत। अगला टेस्ट भी है किसी का? इसी का, ठीक है। और ओ कितने? जूलॉजी में कितने किए? अच्छा अच्छा, एक बात और है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। डिजीज, रोग। तो ध्यान से सुनो पहले, फिर लिखना। रोग जो हैं 2 प्रकार के होते हैं। जैसे प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है, वैसे ही रोग भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जन्मजात, जिसको हम बोलते हैं इन्नेट, इसी को कॉन्जेनाइटल भी बोलते हैं, और इसी को जेनेटिक भी बोलते हैं। अनुवांशिक रोग भी कहा जाता है, इन्नेट भी कहा जाता है, जन्मजात भी कहा जाता है, कॉन्जेनाइटल भी कहा जाता है। और ये वो रोग हैं जो जन्म से उपस्थित होते हैं। कब से उपस्थित होते हैं? जन्म से। 2 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। याद रखना, एक होता है सिंगल जीन म्यूटेशन। क्या होता है? सिंगल जीन म्यूटेशन। और दूसरा होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ध्यान से सुनना। आप लोगों ने अभी जेनेटिक्स नहीं पढ़ा है? पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाऊंगा। एक छोटी सी बात बताऊंगा। जेनेटिक्स में एक संरचना पाई जाती है जिसे बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं? जीन। हमारा जो शरीर है, यानी हमारा जो जीनोम है, 23 क्रोमोसोम का बना हुआ है, और प्रत्येक कोशिका में ऐसे कितने जीनोम पाए जाते हैं? 2। तो 23 और 23 मिलके कितने क्रोमोसोम हो जाते हैं? 46। उस 46 में 23 माता से आए और 23 पिता से आए। अब ये जो 23 क्रोमोसोम है, इन 23 क्रोमोसोम पर अलग अलग लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जीन पाए जाते हैं। और वो जो जीन है, लगभग 30,000 जीन होते हैं मानव जीनोम पे। कितने जीन होते हैं? 30,000। अगर किसी एक जीन में बदलाव हो जाए तो उस बदलाव को क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। अगर किसी एक जीन में बदलाव से कोई रोग उत्पन्न होता है तो उसे कहते हैं सिंगल जीन म्यूटेशन। इसमें केवल डिफेक्ट जो होता है, विकृति जो आती है, वो एक ही जीन में आती है। यदि एक जीन में विकृति हो और उससे रोग उत्पन्न हो तो उसे कहते हैं जीन म्यूटेशन। जैसे हमने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। हमने पिछली क्लास में SCID पढ़ा था कि एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम बनाने वाला जीन डिफेक्टिव हो जाता है। तो एक ही जीन डिफेक्टिव होता है ना, उससे रोग उत्पन्न होता है। तो अगर एक जीन के डिफेक्टिव होने से रोग उत्पन्न हो तो उसे कहते हैं जीन म्यूटेशन। और एक से ज्यादा जीन के डिफेक्टिव होने से रोग उत्पन्न हो तो उसे कहा जाता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। एक से ज्यादा 2 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है। एक से ज्यादा मतलब एक क्रोमोसोम पर भी हो सकता है, एक से ज्यादा क्रोमोसोम पर भी हो सकता है। लेकिन एक से ज्यादा क्रोमोसोम हो चाहे एक हो, संख्या एक से ज्यादा जीन होगी। तो ये 2 प्रकार के म्यूटेशन, एक सिंगल जीन म्यूटेशन और एक क्रोमोसोमल म्यूटेशन। एक जीन में डिफेक्ट है तो सिंगल जीन म्यूटेशन, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था SCID,
याद आ रहा है? एक से ज्यादा जीन में डिफेक्ट हो तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन, आप लोग पढ़ोगे डाउन सिंड्रोम। क्या पढ़ोगे? डाउन सिंड्रोम। अब आते हैं, इसको आप पढ़ोगे जेनेटिक्स में। ये जो रोग है ना, सर आपको बॉटनी वाले सर पढ़ाएंगे कि कौन कौन से, जैसे सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, हेमोफीलिया, ये सब आते हैं किसमें? सिंगल जीन म्यूटेशन है। टर्नर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, क्लेनफिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये सब आप पढ़ोगे किसमें? क्रोमोसोमल म्यूटेशन में। तो ये आपको बॉटनी में पढ़ाया जाएगा। हम जो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो किसको डिस्कस कर रहे हैं? उपार्जित। किसको डिस्कस कर रहे हैं? उपार्जित रोग, जिसे कहते हैं एक्वायर्ड डिजीज। ऐसे रोग, बातें नहीं, बाहर फेंक दूंगा मैं। ऐसे रोग जो जन्म के बाद विकसित होते हैं। किसके बाद विकसित होते हैं? जन्म के बाद। ऐसे रोग जो जन्म के बाद विकसित होते हैं उन्हें कहा जाता है उपार्जित। और ये 2 प्रकार के होते हैं। तुम पहले लिख लो बेटा, तुम लिख लो, किताब तुम्हारी भग जाएगी। इधर ध्यान दे, उसी में रख के सिर्फ बंद कर दूंगा तुमको। उपार्जित 2 प्रकार का होता है। पहला होता है संक्रमक, जिसे कहते हैं कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस। दूसरा होता है असंक्रमक, जिसे कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस। संक्रमक रोग, कम्युनिकेबल रोग, इन्फेक्शियस रोग ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे को फैलते हैं। जो एक से दूसरे को फैलते हैं उन्हें कहा जाता है संक्रमक। जो एक से दूसरे को नहीं फैलते उन्हें कहा जाता है असंक्रमक। तो संक्रमक रोग कितने प्रकार के होते हैं? 5। कितने प्रकार के होते हैं? अब 5 कौन कौन से हो? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, ठीक है, फंगस से होने वाले रोग, और हेलिमेंथ यानी कृमियों द्वारा होने वाले रोग। कितने प्रकार के होते हैं? बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअल, फंगल और हेलिमेंथिक। केवल यही वो रोग हैं जो एक से दूसरे को फैलते हैं। अब वे रोग जो एक से दूसरे को नहीं फैलते, ये भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे डेफिशिएंसी या किसी पोषक पदार्थ की कमी से होने वाले रोग, कि शरीर में खून की कमी है, आयरन की कमी है, ठीक है, विटामिन B12 की कमी है, आई बात समझ में? या एनवायरमेंटल वातावरण से होने वाले रोग, या डीजेनरेटिव यानी शरीर के अंगों और ऊतकों के नष्ट होने की वजह से होने वाले रोग। जैसे हमने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पिछली क्लास में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। एलर्जी वाला आएगा किसमें? वातावरण से होने वाला, वातावरण का प्रभाव पड़ता है ना, तो एलर्जिक रोग उत्पन्न होता, तो वो आ जाएगा किसमें? एनवायरमेंटल। थायरॉक्सिन की कमी याद करो, आयोडीन की कमी याद करो, हार्मोन की कमी याद करो, याद आ रहा है? और आता है कैंसर। तो असंक्रामक रोग भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? डेफिशिएंसी, कमी से, किसी में प्रोटीन की कमी है, किसी में कार्बोहाइड्रेट की कमी है, किसी में आयरन की कमी है, किसी में विटामिन की कमी है, तो उससे अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं। फिर एनवायरनमेंट, वातावरण की वजह से एक तो हो गया एलर्जी, बताया एक मैंने। दूसरा, आजकल देख रहे हो प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है,
बढ़ रहा है कि नहीं? अभी हम लोग जिस शहर में हैं, भोपाल, तो अभी यहाँ पर प्रदूषण का स्तर उतना हानिकारक नहीं पहुँचा है कि हम चिंता के बारे में सोचें, लेकिन धीरे धीरे ये स्तर बढ़ रहा है। अभी भी मतलब डेंजर जोन में नहीं पहुंचा है, लेकिन धीरे धीरे स्तर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वहीं दिल्ली है, दिल्ली है, जैसे हमारे शहर का जो हवा का AQI है, AQI वो सामान्य तौर पर इस मौसम में 200 से 300 के बीच होता है। 300 के ऊपर अगर है तो माना जाता है कि अब खतरा धीरे धीरे शुरू हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, शुरू हो रहा है। 300 के ऊपर का AQI जो है वो रेड जोन में माना जाता है। फिर उसके बाद 100 से 300 जो है वो ऑरेंज जोन में माना जाता है। 100 से नीचे है तो बढ़िया एकदम। दिल्ली का AQI 2000 चल रहा है। कितना चल रहा है? 2000। वहाँ पर मैं तुम लोग को बात बताऊँ, वहाँ पर आप लोग शायद न्यूज़ थोड़ा देखते होंगे, लेकिन क्या है, ऐसी न्यूज़ें बाहर तक नहीं आ पाती। दिल्ली में साफ साफ ये बोला गया है, घर से बाहर ना निकलें। सरकार ने लोगों को बोला है कि घर से बाहर ना निकलें, घर की खिड़की दरवाजे ना खोलें, घर में अगर रह रहे हैं तो एयर फिल्टर लगाएं। क्या लगाएं? एयर फिल्टर। जैसे ये AC आता है ना, ऐसे ही घर में एयर फिल्टर लगता है, तो वो हवा को छानता रहता है। तो बोला गया कि घर में अगर रह रहे हैं तो एयर फिल्टर लगाएं। तो अब आप सोचोगे कि सर 2000 AQI कितना खतरनाक होगा, जरा इसको समझने की कोशिश करें। अगर आप 2000 AQI जो दिल्ली में अभी हवा चल रही है, उस AQI में आप घर के बाहर एक दिन रहते हो, तो आपके शरीर पर उतना दुष्प्रभाव पड़ेगा जितना 49 सिगरेट पीने से होता है। कितना? मतलब वहाँ का आदमी डेली 5 पैकेट फूंक रहा है, पैसे भी बच रहे हैं उसके और मज़ा भी ले रहा है, तो है ना। अब कोई अगर दिल्ली में एक दिन रह रहा है तो वो मतलब ऐसे ही 50 सिगरेट पी रहा है। हमारे यहाँ भी ये स्तर अभी 2-3 सिगरेट तक पहुँचा है कि हाँ, अगर आप बाहर यहाँ प्रदूषण में जा रहे हो तो 2-3 सिगरेट मान लो यहाँ चाय के साथ चल रही है, उसके लिए लोड नहीं लेना। और वहीं अपने गांव में अगर कभी जाओ तुम, वहाँ का AQI चेक करोगे, जानते हो कितना मिलता है? जैसे मैं अभी 19 मिला, 19, 15, 9 ये गांव का AQI मिलता। और जहाँ प्रदूषण ज़्यादा है, नहीं बेटा हमारी गाड़ी में ना वो लगा हुआ है, इनबिल्ट आता है ना। अब आज गाड़ी में वो एयर फिल्टर इनबिल्ट आता है, वो बताता है कि कितना हवा का प्रदूषण स्तर क्या चल रहा है, तो वो पता चल जाता है। तो हम कहीं भी जाते हैं तो हमको समझ में आ जाता है यहाँ की हवा क्या है, दूषित है। जैसे मंडीदीप से गुजरो, जैसे यहाँ से अगर मंडीदीप जा रहे हैं तो AQI 200-180 रहता है। जैसे मंडीदीप में तुम क्रॉस करोगे 350-400 चला जाता है, क्योंकि वहाँ तो फैक्ट्रियाँ हैं और वो धुआं उड़ा रही हैं, और वहाँ के लोग वही धुएं को कभी भी ऐसे क्षेत्र के आसपास नहीं रहना चाहिए जहाँ पर फैक्ट्रियाँ हों। वो केवल आपके लिए हार्मफुल नहीं होता है, उसकी वजह से कई प्रकार के आनुवांशिक रोग विकसित होते हैं। तो ये हो गया जो एनवायरनमेंट से फैलता है। अभी आपने एक ये बात सुनी होगी कि फैक्ट्री वगैरह का जो कचरा होता है लोग बहा देते हैं, नदियों में बहा देते हैं, तालाब में बहा देते हैं, लेकिन भोपाल में ऐसा नहीं है। भोपाल में जो तालाब है बड़ा वाला, क्या नाम है उसका? बड़ा तालाब। जो बड़ा है उसका नाम बड़ा तालाब, जो छोटा है उसका नाम छोटा तालाब है ना। भोपाली लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं ना, जो जैसा है उसको वैसा ही।
कोई नया बाजार बना, उसका नाम दे दिया न्यू मार्केट। काहे के दिमाग लगाओ। जो तालाब बड़ा दिख रहा है उसका नाम बड़ा तालाब, जहां पानी भद भद गिर रहा है उसका नाम भदभदा। ये क्यों दिमाग लगाओगे? यही है रियलिटी, यही रियलिटी है। बोले यहां दिमाग लगाना ही नहीं, ठीक है। तो वहां पर साफ लिखा है, बड़ा तालाब में ऐसा नहीं है। मगर अगर हम बात करें तो भारत के कुछ एक ही ऐसे तालाब हैं जहां का पानी पीने योग्य है। आप बड़ा तालाब में जाके वहां का पानी साफ पी सकते हो। हाँ, वहां का पानी स्वच्छ है और पीने योग्य है। वहाँ साफ साफ लिखा है कि भोपाल में ये बड़ा तालाब का जो पानी है वो पीने योग्य है, इसे दूषित ना करें। हालांकि उसको वहाँ का पानी पिलाया नहीं जाता किसी को, पिलाते तुमको नर्मदा का है। नर्मदा से पाइपलाइन आती है और वहाँ का पानी हर जगह, हर हर नर्मदे सुबह सुबह पहुँचता है। तो लेकिन भोपाल का पानी क्यों नहीं पिलाते? तालाब सूख जाएगा। भाई तालाब का पानी पिलाएंगे, है ही कितना पानी, वो देखने में बड़ा है, एक ही सीजन में सूख जाएगा। तो वहाँ का पानी नहीं पिलाया जाता, हालांकि पीने योग्य है, लेकिन वहाँ का पानी नहीं देते, ठीक है। ऐसे हुआ जापान में। जापान में क्या है, जापान में छोटे छोटे द्वीप हैं, आइलैंड हैं। 4 बड़े आइलैंड मिलकर जापान बना है। किसी को मालूम है चारों आइलैंड के नाम? जापान के नाम पे तुमको 2 ही नाम मालूम होंगे, हिरोशिमा और नागासाकी, है ना, क्योंकि दोनों जगह एटम बम फूटा था। जापान में 4 आइलैंड हैं, चारों आइलैंड से मिलकर जापान बना है। होकाइडो, होन्शु, शिकागो, कुशु, ये 4 जो है आइलैंड है। थोड़ा जनरल नॉलेज हमारा है ना। 4 आइलैंड से मिलकर जापान बना है। तो वहाँ पे इन्हीं आइलैंड पर फैक्ट्रियाँ होती हैं। अब फैक्ट्री पानी कहाँ बहाएगी? तालाब तो हैगा नहीं वहाँ पे, तालाब है क्या? नहीं, क्या है? समुंदर। तो फैक्ट्रियों का कचरा कहाँ बहा देते थे? समुंदर में। समुंदर में होती हैं मछलियाँ, और वो खाना भी कहाँ से लाते हैं? वो समुंदर से। तो जहाँ कचरा बहा रहे हैं वहीं से खाना ला रहे हैं। तो जो कचरा फैक्ट्रियों से बहा रहे थे उसमें कचरे में मरकरी था। क्या था? पारा, Hg बोलते हैं ना, हाँ, मरकरी। तो मरकरी था। अब मरकरी, मछलियाँ जो भी पानी में जा रहा है मरकरी, मछलियाँ उसको कंज्यूम कर रही हैं, तो मछलियों के शरीर में मरकरी बढ़ गया। अब लोग भोजन के लिए भी किस पर आश्रित हैं? समुद्र पर। मछलियाँ पकड़ के लाते हैं और उसी को खा जाते हैं, तो वही मरकरी वापस कहाँ पहुँच गया? उनके शरीर में। तो मरकरी पॉइजनिंग होने लगी। क्या होने लगी? मरकरी पॉइजनिंग। और उस मरकरी पॉइजनिंग से एक रोग उत्पन्न हुआ, बहुत फेमस रोग है, कई बार पूछा गया है, जिसका नाम है मीना-माटा रोग। क्या नाम है? मीना-माटा रोग। ये पूछा जाता है मीना-माटा रोग किससे होता है? मरकरी पॉइजनिंग से। कहाँ हुआ था? जापान में पाया गया था। इसका कारण क्या था? आप याद करो, बायोमैग्निफिकेशन। इकोसिस्टम में आप पढ़ोगे, क्या बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन को हिंदी में? जैव अपवर्धन। बायोमैग्निफिकेशन। डीडीटी पॉइजनिंग हुई। डीडीटी के कारण भी क्या हुई? पॉइजनिंग, जिससे पक्षियों में कैल्शियम उपापचय कम हो गया और उनके अंडे के कवच जो थे वो कमज़ोर होने लगे। और वो जब अंडों को सेकने के लिए पक्षी अंडों पर बैठते तो वो अंडे टूट जाते और उनकी जनसंख्या में बहुत तीव्रता से कमी आई। वो भी किसका कारण था? एनवायरमेंटल कारण था। जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, स्वप्रतिरक्षी रोग है, उसमें ऊतक नष्ट होते हैं, अंग नष्ट होते हैं, ग्रंथियां नष्ट होती हैं, यानी डीजेनरेशन होता है। और कैंसर तो एक अलग ही तरह का है, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैंसर क्यों होता है। तो ये बना लो और फिर आगे बढ़ते हैं। इसको लिख लो, फिर हेडिंग डालो, जन्मजात रोग।
और भाई तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई? ठीक हो गई बड़ी तेजी में? दवा ववा ले लिए थे? चलो, तबीयत का विशेष ध्यान रखें भाई। चलो लिखो, पहले हेडिंग डालो जन्मजात रोग। लिखो वह रोग जो जन्म से उपस्थित होते हैं। वह रोग जो जन्म से उपस्थित होते हैं। वह रोग जो जन्म से उपस्थित होते हैं, इन्हें आनुवांशिक रोग भी कहा जाता है। वह रोग जो जन्म से उपस्थित होते हैं, इन्हें आनुवांशिक रोग भी कहा जाता है। इन्हें आनुवांशिक रोग भी कहा जाता है। इन्हें आनुवांशिक रोग भी कहा जाता है। ये दो प्रकार के पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के पाए जाते हैं। नंबर एक, सिंगल जीन म्यूटेशन। ये दो प्रकार के पाए जाते हैं। नंबर एक, सिंगल जीन म्यूटेशन। एक लाइन इसके बारे में लिखेंगे कि जब किसी एक जीन में विकृति से जब किसी एक जीन में विकृति से जब किसी एक जीन में विकृति से रोग उत्पन्न होता है, जब किसी एक जीन में विकृति से रोग उत्पन्न होता है तो उसे सिंगल जीन म्यूटेशन कहते हैं। तो उसे सिंगल जीन म्यूटेशन कहते हैं। तो उसे सिंगल जीन म्यूटेशन कहते हैं। उदाहरण SCID। उदाहरण SCID। SCID। दूसरा लिखो, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। दूसरा लिखो, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन लिखो, जब एक से अधिक जीन में विकृति हो। जब एक से अधिक जीन में विकृति हो। जब एक से अधिक जीन में विकृति हो तो उसे एक से अधिक जीन में विकृति हो तो उसे क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। जब एक से अधिक जीन में विकृति हो तो उसे क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम इत्यादि। जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम इत्यादि। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम इत्यादि। अगली हेडिंग डालो, उपार्जित रोग। उपार्जित रोग। उपार्जित रोग।
लिखो, वह रोग जो जन्म के बाद, वह रोग जो जन्म के बाद विकसित होते हैं, वह रोग जो जन्म के बाद विकसित होते हैं, वह रोग जो जन्म के बाद विकसित होते हैं। अगला पॉइंट, ये 2 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला संक्रामक, जन्म के बाद विकसित होते हैं, ये 2 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला संक्रामक। अच्छा, संक्रामक के कई प्रकार हैं, वो भी हम देखेंगे, इनके अलावा भी, है ना। संक्रामक लिखो, वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे में फैलते हैं, वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे में फैलते हैं, वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे में फैलते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहा जाता है। उन्हें संक्रामक रोग कहा जाता है। ये कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1, एक्यूट डिजीज। नंबर 1, एक्यूट डिजीज। संक्रामक जो है ना, कई प्रकार के हैं, तो उसमें पहला है एक्यूट डिजीज। एक्यूट का मतलब समझो, ऐसी बीमारी जिसे होने में कम समय लगे, ऐसी बीमारी जिसको उसका संक्रामक काल कम हो, जिसका आईपी कम हो, जिसको होने में कम समय लगे, उसे कहा जाता है एक्यूट डिजीज। जैसे कोचिंग से निकले, घर जा रहे थे, रास्ते में गोलगप्पे खाए और घर पहुंचते पहुंचते डायरेक्ट हो गए, तो यहाँ क्या हुआ, कुछ घंटों का समय लगा। तो जो कम समय में रोग हो जाए उसे कहते हैं एक्यूट। तो लिख लो, ऐसे रोग जिनको होने में कम समय लगता है, ऐसे रोग जिन्हें होने में कम समय लगता है। क्या तुम लोग के बीच पंखे को लेकर कुछ लड़ाई उड़ाई चल रही क्या है कि हम पंखा चलाएंगे? बंद करो सब पंखे, जाओ बंद करो सब, कोई पंखा नहीं चलेगा। जिसको गर्मी लग रही है बेटा, कल से हाफ टी शर्ट पे आओ। देखो हम आए ना, ऐसा नहीं कि कंबल भी ओढ़ के बैठे हो और पंखा भी चलाना है। ये तो वही बात है कि रजाई भी ओढ़ के सो रहे हैं और एसी भी चलाना है। गर्मी भी लग रही है, ठंडी भी लग रही है, टांग बाहर कर ली है, टेम्परेचर बैलेंस होता रहे। बंद करो फैन जाके, बेटा तुम जाके बंद करो, तबीयत खराब हो जाएगी, फिर हफ्ते 10 दिन घर पे आराम करोगे। एग्जॉस्ट चल रहा है, एग्जॉस्ट बाहर की हवा खींचेगा और अंदर की गर्म हवा बाहर करेगा। एग्जॉस्ट चल रहा है, ठीक है, वेंटिलेशन मेंटेन। इसके अलावा जिसको और गर्मी लगे बताना, एसी चला देंगे, हाँ ठीक है, पंखा नहीं चलाएंगे। चलो, तो हमने बोला क्या, ऐसे रोग जिनको होने में कम समय लगे, जैसे उदाहरण सर्दी, खांसी, जुकाम। लिख लो, बगल वाला तुम्हारा बैठा है क्लास में, बोला आज छू, अगले दिन तुम्हारा भी शुरू हो गया आज छू। अगला आता है क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक मतलब ऐसी बीमारी जिसको होने में लंबा समय ले, जिसको होने में लंबा समय लगे, उसे कहते हैं क्रॉनिक। जैसे केजरीवाल की खांसी, होने में भी लंबा समय लिया और जाने में भी लंबा समय लिया, ठीक है। तो लिखो, ऐसे रोग जिनको होने में लंबा समय लगे, ऐसे रोग जिन्हें होने में लंबा समय लगे। अब इसमें आता है टीबी। टीबी, टेलीविजन नहीं बे, ट्यूबरकुलोसिस। टीबी हो गया, लेप्रोसी हो गया। लेप्रोसी सुना है? कुष्ठ रोग, लेप्रोसी कहते हैं कुष्ठ रोग को। एड्स हो गया,
वो भी इसी में आता है, क्रॉनिक। तीसरा एक रोग का प्रकार आता है एंडेमिक। एंडेमिक रोग, ये जानना चाहिए आप सभी को। एंडेमिक रोग क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। ऐसा कोई रोग जो एक क्षेत्र में कुछ लोगों में फैला है, जो एक क्षेत्र में कुछ लोगों में फैला है या एक ही क्षेत्र में फैला है, ऐसे रोग को कहेंगे एंडेमिक। तो लिख लो, ऐसे रोग जिनका संक्रमण, ऐसे रोग जिनका संक्रमण सीमित क्षेत्र में, ऐसे रोग जिनका संक्रमण सीमित क्षेत्र में कुछ लोगों में पाया जाए, सीमित क्षेत्र में कुछ लोगों में पाया जाए, सीमित क्षेत्र में कुछ लोगों में पाया जाए। जैसे हम लोग बात करते हैं डेंगू की, मलेरिया की, टाइफाइड की, तो लिख लो डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड इत्यादि। तो ये क्या है, एंडेमिक रोग हैं। जैसे अगर भोपाल का, कौन है भाई ये, फैन बंद करो, किसने बोला तुमको फैन ऑन करने को? अभी तबीयत खराब हो जाएगी तो फिर घर पे डले रहोगे, मम्मी तबीयत खराब हो गया, दवाई नहीं है, डॉक्टर को दिखाने के लिए कोई। तबीयत सही रखो भाई, लापरवाही जरा सी भारी पड़ेगी। वैसे भी जो टॉपिक चल ही रहा है, रोग, बीमारी, तो मरीज बनने आओगे डॉक्टर, लक्षण तो मरीज वाले हैं। एपिडेमिक, ध्यान से सुनो। एपिडेमिक हो गया कि बड़े क्षेत्र में फैली है लेकिन एक ही महाद्वीप तक सीमित है। महाद्वीप समझ रहे हो ना, कॉन्टिनेंट। ऐसा रोग जो बड़े क्षेत्र में फैला है लेकिन एक ही महाद्वीप तक सीमित है। एशिया में सीमित है, अफ्रीका नहीं पहुंच पाया, ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंच पाया, वीज़ा पासपोर्ट नहीं लगा उसका, मतलब अभी एक ही महाद्वीप तक सीमित है, उसे कहेंगे। वो भी एक तरह की महामारी है, लेकिन ऐसी नहीं, कोरोना एक से ज़्यादा महाद्वीप तक फैला था, वो इसमें नहीं आएगा। तो एक महाद्वीप तक जो रोग फैला है वो भी एक महामारी है, लेकिन किस प्रकार की महामारी है, एपिडेमिक। तो लिख लो, ऐसी महामारी जो बड़े क्षेत्र में फैली है, ऐसी महामारी जो बड़े क्षेत्र में फैली है किंतु एक ही महाद्वीप तक, ऐसी महामारी जो बड़े क्षेत्र में फैली है किंतु एक ही महाद्वीप तक, एक ही महाद्वीप तक पाई जाती है। अगला है पैंडेमिक। पैंडेमिक हो गया जो एक से ज़्यादा महाद्वीपों तक फैल जाए, इसमें आता है कोरोना। तो लिख लो, ऐसी महामारी जो एक से अधिक महाद्वीप, ऐसी महामारी जो एक से अधिक महाद्वीप तक फैल जाए, ऐसी महामारी जो एक से अधिक महाद्वीप तक फैल जाए, जो एक से अधिक महाद्वीप तक फैल जाए। ठीक है, जैसे कोरोना शुरू कहाँ से हुआ था, चाइना से, भारत में आया, यूरोप में गया, अमेरिका में गया, लेकिन नॉर्थ कोरिया नहीं गया, उत्तर कोरिया नहीं गया। 1 अप्रैल 2020 को, ध्यान से सुनना, 1 अप्रैल 2020 को उत्तर कोरिया में कोरोना का पहला पेशेंट मिला दोपहर में, और शाम तक शून्य।
दोपहर में पहला पेशेंट मिला, शाम तक 0, 0 के बाद वो फिर 1 नहीं हो पाया आज तक। ये कितना सही सिस्टम है यार, सोचो। बोले रोग चाहिए ही नहीं, बाउंड्री बंद। तो पैंडेमिक, एक ही देश है जहां को छोड़ के हर जगह तक पहुंचा है कोरोना। एक ही देश में नहीं पहुंचा है, उत्तर कोरिया। वहां एक वो है ना, किंग जांग उंग, चटकी खोपड़ी, आता माझी छटकली, बहुत उल्टे दिमाग का है। जानते हो उसके बारे में तुम लोग? कुछ नहीं जानते हो। इराक का नाम सुना है? इराक का एक शासक था सद्दाम हुसैन। क्या नाम था? सद्दाम हुसैन। तो सद्दाम हुसैन, ये 2003-2004 की बात है। सद्दाम हुसैन के ऊपर अमेरिका वालों ने आरोप लगाया कि तुम जो है न्यूक्लियर बम बना रहे हो। सद्दाम हुसैन ने कहा नहीं, हम नहीं बना रहे हैं। अमेरिका वाले ने बोला नहीं, तुम बना रहे हो, हम तुम पे हमला करेंगे। वो कह रहा है कि नहीं, हम नहीं बना रहे, हम पे हमला मत करो। अमेरिका वाले बोले नहीं, तुम बना रहे हो, हम तुम पे हमला करेंगे। अमेरिका वाले ने हमला कर दिया, उनको कुछ नहीं मिला। किंग जोंग उन कह रहा है हम बनाए हैं, आओ। किंग जोंग उन कह रहा है ये देखो, ये छोटा वाला है, ये उससे बड़ा वाला है, और ये जो है ICBM है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। 11,000 किलोमीटर तक जाती है, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC, यही मारूंगा, दबाओ बटन। वो लिटरली यही कहता है। बाइडेन, ये देखो बटन है, दबाऊं क्या? बाइडेन कहता है बदतमीजी नहीं, नहीं नहीं नहीं, अभी दबाऊंगा। एक दो तो ट्रायल में फेंक देता है छोटा वाला कि देखो यार कहाँ तक जा रहा है। इतने में अमेरिका वाले तो उनकी हालत टाइट हो जाती है। वो कहता है मेरे पास है। सद्दाम हुसैन कह रहा था कि मेरे पास नहीं है, मान नहीं रहते, कह रहा है मेरे पास है, अभी फोड़ दूंगा, गायब हो जाओगे। और उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता। इस समय अगर दादागिरी किसी की दुनिया में चल रही है ना, एक ही व्यक्ति की चल रही है। असली दादा वही है भाई। वो तुम लोग कितना भी उसका मजाक उड़ा लो, असली जो डॉन है ना, तो साउथ वाले डॉन नहीं है। ये पुतिन, रशिया और यूक्रेन और ये लोग डॉन नहीं, असली डॉन वो है। वो कहता है अभी दबाऊंगा, अभी दबाऊंगा, यहीं से उड़ा दूंगा, और कोई उसका कुछ नहीं कर पा रहा है। और उसको एटम बम कहाँ से मिला? हाँ सही में उसके पास एटम बम भाई बहुत बड़े, उसको मिला पाकिस्तान से। पाकिस्तान में चोटे लोग आज से नहीं हैं, बहुत पहले से हैं। पाकिस्तान जैसे हमारे यहाँ का जो मिसाइल मैन था APJ अब्दुल कलाम, इतने ईमानदार और सम्मानित व्यक्ति, हमने उनको राष्ट्रपति बनाया। उनके यहाँ का जो एटम बम बनाने वाला वैज्ञानिक था, AQ खान नाम है उसका, अब्दुल कादिर खान। उसने एटम बम बनाया, 2 बनाया, 1 चुरा लिया। कितना बनाया? 2 बनाया, 1 चुरा लिया, चुरा के ले जाके भेज दिया नॉर्थ कोरिया को, और देश छोड़ के भाग गया। और अब बैठा है कहाँ पे? लंदन में। कह रहा है हमको क्या, हम तो बेच दिए, हम पैसा मिल गया। हम तो ऐसा नहीं है, बदमाशी तो, और उसको मिल गया। सोचो उसके पास जो मिलिट्री वाले ट्रक है ना, वो 1942 के हैं। ट्रक भी नहीं बना सकता वो, टेक्नोलॉजी नहीं है। 1942 के द्वितीय विश्व युद्ध के जो ट्रक वगैरह हैं, उन्हीं को पेंट वेंट करके आज तक चला रहा है। लेकिन उस ट्रक पे लदा क्या है? एटम बम। अब भी दबाऊंगा, आधा अमेरिका गायब होगा, और किसी की हिम्मत नहीं कि कोई उसको कुछ बोल पाए। तो ये हो गया पैंडेमिक। अब लिखो कि पैथोजन के आधार पर संक्रामक रोग 5 प्रकार के होते हैं। पैथोजन के आधार पर संक्रामक रोग 5 प्रकार के होते हैं।
पैथोजन के आधार पर संक्रामक रोग 5 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? पैथोजन। पैथोजन के आधार पर संक्रामक रोग 5 प्रकार के होते हैं। ये पांचों नाम लिख लो, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअल, फंगल और हेलिमेंथिक। बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअल, फंगल और हेलिमेंथिक। फंगल और हेलिमेंथिक। अगला लिखो असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग लिखो वह रोग जो एक से दूसरे में नहीं फैलते। वह रोग जो एक से दूसरे में नहीं फैलते। वह रोग जो एक से दूसरे में नहीं फैलते। वह रोग जो एक से दूसरे में नहीं फैलते। ये 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। डेफिशिएंसी, एनवायरमेंटल, डीजेनरेटिव और कैंसर। चारों के नाम लिख लो। डेफिशिएंसी यानी कमी से होने वाले रोग, एनवायरमेंटल वातावरण से होने वाले रोग, डीजेनरेटिव ऊतक या अंगों के ह्रास से होने वाले रोग और कैंसर। ठीक है, अब पहली हेडिंग डालो बैक्टीरियल रोग। देखो भैया ध्यान से, रोग बहुत सारे हैं। पहले हम वो रोग पढ़ेंगे जो सीधे सीधे एनसीईआरटी में है, फिर हम लोग वो रोग पढ़ेंगे जो टेढ़े टेढ़े एनसीईआरटी में है, और फिर उनको नहीं पढ़ेंगे जो नहीं है। तो पहली हेडिंग बैक्टीरियल रोग। तो पहला रोग है ट्यूबरकुलोसिस। पहला रोग ट्यूबरकुलोसिस, जिसे टीबी कहते हैं। हिंदी में इसे क्षय रोग बोलते हैं। क्षय मतलब अक्षय में से अ हटा दो, क्षय रोग। ठीक है, समझ में आ गया? अक्षय में से अ हटा दो। ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है? एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। लिख लो पैथोजन का नाम। पैथोजन का नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। किस तरह का बैक्टीरिया है भाई? बैसिलस बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया है? बैसिलस। बैसिलस बैक्टीरिया है ग्राम पॉजिटिव। ग्राम सुना है? ग्राम स्टेन। ग्राम स्टेन सुना होगा। बैक्टीरिया के 2 प्रकार, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो जैसे ग्राम स्टेन होता है तो उसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और एसिड फास्ट स्टेन पॉजिटिव। 2 स्टेन होते हैं बैक्टीरिया इसको पहचानने के लिए। एक होता है ग्राम स्टेन और एक होता है एसिड फास्ट स्टेन। दोनों को पॉजिटिव शो करता है, तो इसको बोला जाता है ग्राम स्टेन पॉजिटिव और एसिड फास्ट स्टेन पॉजिटिव। याद रखना, जितने भी एसिड फास्ट स्टेन पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं ये सभी हानिकारक होते हैं।
और छोटे मोटे हानिकारक नहीं, बड़े वाले हानिकारक, है ना, बड़े वाले हानिकारक होते हैं, खूब हानि पहुंचाते हैं। तो ये हानिकारक बैक्टीरिया की श्रेणी है। कौन सी? एसिड। देखने में कैसे होते हैं? रॉड शेप होते हैं। और रॉड शेप बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है? ग्राम स्टेन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बैक्टीरिया को रंजित करने के लिए कुछ स्टेन का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक स्टेन होता है जिसकी खोज साइंटिस्ट ने की थी, उनका नाम था ग्राम। तो स्टेन को बोलते हैं ग्राम स्टेन। जो कलर एक्वायर करते हैं उन्हें बोला जाता है ग्राम पॉजिटिव। और ऐसे ही होता है एसिड फास्ट स्टेन। इसमें जो कलर एक्वायर करता है उसे कहा जाता है एसिड फास्ट स्टेन पॉजिटिव। अब ये बैक्टीरिया फैलता कैसे है? तो इसका संक्रमण यानी ट्रांसमिशन की बात कर लें। ट्रांसमिशन होता है खांसने और छींकने से जो श्वसन मार्ग से जो तत्व या बोला जाए जो बूंदें बाहर निकलती हैं, जिन्हें रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स कहा जाता है, श्वसन बूंदें, उन्हीं के माध्यम से ये फैलता है। क्लास में बैठे आज छू हो गया, है ना? तो लिखो ट्रांसमिशन श्वसन बूंदों द्वारा खांसने और छींकने से, श्वसन बूंदों द्वारा खांसने और छींकने से ये फैलते हैं। श्वसन बूंदों द्वारा खांसने और छींकने से ये फैलते हैं। अगला पॉइंट, संक्रामक भाग कौन सा है भाई? किस भाग को संक्रमित करते हैं? तो ये श्वसन तंत्र, और श्वसन तंत्र में फेफड़ों की उपकला को संक्रमित करते हैं। तो लिख लो, इनका संक्रमण श्वसन तंत्र में फेफड़ों की उपकला में पाया जाता है। श्वसन तंत्र में फेफड़ों की उपकला में पाया जाता है। आईपी लिख लो, 1 से 2 माह। आईपी 1 से 2 माह इंक्यूबेशन पीरियड। अब बात आती है कि जब ये संक्रमण करेंगे तो इनका संक्रमण श्वसन तंत्र में और कहाँ होगा? फेफड़ों की उपकला। अब संक्रमण में क्या करते हैं? फेफड़ों की उपकला को नष्ट करते हैं और फेफड़ों की उपकला में गठान बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गठान। और उन गठानों को कहा जाता है ट्यूबरकल, और इसीलिए इसका नाम पड़ा ट्यूबरकुलोसिस। तो लिख लो, संक्रमण से फेफड़ों की उपकला में गठान बनाते हैं। संक्रमण से फेफड़ों की उपकला में गठान बनाते हैं। संक्रमण से फेफड़ों की उपकला में गठान बनाते हैं, जिसे ट्यूबरकल कहा जाता है। फेफड़ों की उपकला में गठान बनाते हैं, जिसे ट्यूबरकल कहा जाता है। जिसे ट्यूबरकल कहा जाता है, और इसीलिए इनका नाम ट्यूबरकुलोसिस पड़ा। और इसीलिए इनका नाम ट्यूबरकुलोसिस पड़ा। ठीक है? लक्षण, लक्षण में लिखना खांसी, कमजोरी, बुखार, खांसी, कमजोरी, बुखार, इत्यादि। खांसी, कमजोरी, बुखार इत्यादि। खांसी, कमजोरी, बुखार
इत्यादि। अब इसकी जांच होती है, तो लिख लो टेस्ट, जांच। जांच में पहली जांच होती है स्पूटम की जांच। जांच करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? स्पूटम। स्पूटम क्या होता है? जो बलगम बनता है ना, कफ, कफ की जांच को कहते हैं, कफ को कहा जाता है स्पूटम। और उसकी जांच की जाती है कैसे? ये दो स्टेन करते हैं और माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो स्पूटम टेस्ट किसके द्वारा होता है? माइक्रोस्कोप द्वारा। तो लिख लो माइक्रोस्कोप द्वारा बलगम की जांच, माइक्रोस्कोप द्वारा बलगम की जांच, माइक्रोस्कोप द्वारा बलगम की जांच। तो एक हो गया। दूसरा इसमें होता है, बहुत फेमस है, मॉन्टॉक्स टेस्ट। खूब पूछा जाता है मॉन्टॉक्स टेस्ट। मॉन्टॉक्स टेस्ट ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन टेस्ट होता है। कैसा होता है? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन टेस्ट है। लिख लो मॉन्टॉक्स टेस्ट में लिखना, ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन टेस्ट होता है। वैक्सीन की बात करें, इसके लिए कोई वैक्सीन है क्या? हाँ भाई, वैक्सीन भी बहुत फेमस है, बीसीजी वैक्सीन। बी फॉर बैसिलस, सी फॉर कैलमेट और जी फॉर ग्यूरिन। दो साइंटिस्ट थे, कैलमेट और ग्यूरिन, जिन्होंने बैसिलस बैक्टीरिया के ऊपर प्रयोग करके वैक्सीन बनाई थी, इसलिए इसका नाम पड़ा बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन या बीसीजी वैक्सीन। बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन या बीसीजी वैक्सीन। ठीक है, वैक्सीन का नाम याद रखना बीसीजी। ट्रीटमेंट की बात कर ले, इसकी जो ट्रीटमेंट थेरेपी चलती है उसे बोलते हैं डॉट्स। क्या बोलते हैं? डॉट्स। जो टीबी का जो इलाज होता है उस इलाज की पद्धति को क्या बोलते हैं? डॉट्स। डॉट्स का मतलब डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, डॉट्स। इसमें होता क्या है? ये जो थेरेपी है, जो इलाज है, उसमें अलग अलग तरह की एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करके इसका इलाज किया जाता है। तो लिख लो कि अनुकूल एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करके, अनुकूल एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करके इसका इलाज किया जाता है। अनुकूल एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करके इसका इलाज किया जाता है। कौन सा? डॉट्स क्या है? हाँ, इसीलिए तुम बगल वाले को समझाने में लगे हो, है ना। डॉट्स जो है इलाज की पद्धति, मतलब अलग बीमारियों में अलग इलाज होगा ना, तो इसका जो इलाज का जो पैटर्न है उसको एक थेरेपी नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया? थेरेपी। उस थेरेपी को नाम दिया गया है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। उस थेरेपी में अलग अलग तरह की एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल की जाती है। आई बात समझ में?
ठीक है। अच्छा, दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें। ट्यूबरकुलोसिस बीमारी पर जो अध्ययन किया था वो एक साइंटिस्ट ने किया था जिनका नाम है रॉबर्ट कॉच। था मतलब नाम तो है लेकिन वो थे, तो नाम है उनका रॉबर्ट कॉच, और इसीलिए इसे कॉच डिजीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉच डिजीज। तो लिखो, इस रोग का अध्ययन रॉबर्ट कॉच द्वारा इस रोग का अध्ययन रॉबर्ट कॉच द्वारा किया गया, और इसीलिए इसे कॉच डिजीज भी कहा जाता है। इसीलिए कॉच डिजीज भी कहा जाता है। पहली बीमारी क्या नाम? ट्यूबरकुलोसिस। किसके बारे में हो गया ये? ट्यूबरकुलोसिस। अगली बीमारी लिखो, टाइफाइड। टाइफाइड लिखो, संक्रामक। कौन है पैथोजन भाई इसका? एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। क्या नाम है बैक्टीरिया का? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी। अच्छा, ये बैक्टीरिया जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना तो ये चम्मच जैसा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? तो देख लो, बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप में देखने पर लिखना है, बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप में देखने पर चम्मच के समान। बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप में देखने पर चम्मच के समान। बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप में देखने पर चम्मच के समान दिखाई देता है। अब ये फैलता कैसे है भाई? ट्रांसमिशन लिखो। ट्रांसमिशन होता है संक्रमित जल और भोजन द्वारा। ऐसे जितने भी रोग हैं जो संक्रमित जल और भोजन से फैलते हैं उन्हें कहा जाता है वाटर बोर्न डिजीज। तो ब्रैकेट में वाटर बोर्न डिजीज।
ऐसे जितने भी रोग हम लोग पढ़ेंगे जो संक्रमित जल और भोजन से फैलेंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? वाटर बॉर्न डिजीज। और जो खांसने और छींकने से फैलेंगे उन्हें कहा जाता है एयर बॉर्न डिजीज। जो हवा के मार्ग से फैलेंगे उन्हें कहा जाता है एयर बॉर्न। और जो संक्रमित जल और भोजन से फैलेंगे उन्हें कहा जाएगा वाटर बॉर्न। जैसे कॉलरा, डायरिया, ये कैसे फैलते हैं? संक्रमित जल और भोजन से, वाटर बॉर्न डिजीज। आईपी लिख लो इसका, 10 से 14 दिन। आईपी है कितना? 10 से 14 दिन। आईपी 10 से 14 दिन। अगला पॉइंट, संक्रामक अंग। संक्रामक अंग क्या है? लिखो कि भोजन मार्ग द्वारा ये भोजन मार्ग द्वारा ये आंतों में प्रवेश करता है। आंतों में प्रवेश करता है जहां संक्रमण पाया जाता है। भोजन मार्ग द्वारा ये आंतों में प्रवेश करता है जहां संक्रमण पाया जाता है। आंतों में प्रवेश करता है जहां संक्रमण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? संक्रमण। और आंतों से रक्त में पहुंच जाता है। तो लिख लो, और आंतों से रक्त में पहुंच जाता है। और आंतों से रक्त में पहुंच जाता है जिससे अन्य अंगों में भी इसका संक्रमण पाया जा सकता है। जिससे अन्य अंगों में भी इसका संक्रमण पाया जा सकता है। तो भोजन मार्ग से गया आंत में संक्रमण किया, वहां से रक्त के माध्यम से, रक्त से पूरे शरीर में और अन्य अंगों में भी पहुंच सकता है। लक्षण, अगला पॉइंट लिखो, लक्षण। लंबे समय तक बने रहने वाला तेज बुखार। लंबे समय तक बने रहने वाला तेज बुखार। लंबे समय तक बने रहने वाला तेज बुखार, ब्रैकेट में लिखना 39 से 40 डिग्री सेल्सियस। 39 से 40 डिग्री सेल्सियस, कॉमा, सिर दर्द, कमजोरी, उदर पीड़ा यानी पेट में दर्द, कब्ज, उदर पीड़ा यानी पेट में दर्द, कब्ज, कॉमा, भूख ना लगना, कॉमा, आंत में संक्रमण से छेद बन जाते हैं। आंत में संक्रमण से छेद बन जाते हैं जिससे आंत में सूजन आ जाती है। जिससे आंत में सूजन आ जाती है। जिससे आंत में सूजन आ जाती है, कॉमा, मृत्यु भी हो सकती है। मृत्यु भी हो सकती है। जांच लिख लो, टेस्ट इसमें बड़ा फेमस होता है, नाम है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट। और ये भी कैसा टेस्ट है? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन टेस्ट है, लिख लो।
ये भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन टेस्ट है। ये भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन टेस्ट है। ये भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन टेस्ट है। कैसा टेस्ट है? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन टेस्ट। ट्रीटमेंट लिख लो, सूटेबल एंटीबायोटिक्स। ट्रीटमेंट सूटेबल एंटीबायोटिक्स। सूटेबल एंटीबायोटिक्स। अगला एक पॉइंट नोट डाल के लिखना, लिखो मैरी मेलन नामक एक महिला, मैरी मेलन नामक एक महिला जो कि पेशे से रसोइया थी। मैरी मेलन नामक एक महिला जो कि पेशे से रसोइया थी, उसके द्वारा भोजन के माध्यम से उसके द्वारा भोजन के माध्यम से कई वर्षों तक उसके द्वारा भोजन के माध्यम से कई वर्षों तक टाइफाइड रोग का संक्रमण कई वर्षों तक टाइफाइड रोग का संक्रमण फैलता रहा। टाइफाइड रोग का संक्रमण फैलता रहा क्योंकि वो महिला इस रोग की वाहक थी, क्योंकि वो महिला इस रोग की वाहक थी। बाद में उसे टाइफाइड मैरी बाद में उसे टाइफाइड मैरी के नाम से जाना गया। बाद में उसे टाइफाइड मैरी के नाम से जाना गया। बाद में उसे टाइफाइड मैरी के नाम से जाना गया। वो कई सालों तक रोग फैला रही थी, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि भाई इतना रोग फैल कैसे रहा है। तो जब ट्रेस हुआ तो सब लोग एक ही जगह पहुँचे, और जब वहाँ पहुँचे उसकी जांच हुई तो पता चला कि यही फैला रही है, और उस महिला को मालूम भी नहीं, क्योंकि वो उस रोग का वाहक थी, स्प्रेडर थी, पेशेंट नहीं थी, है ना। तो उसे नाम फेमस हुआ कैसे? टाइफाइड मैरी के नाम से। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफ़ी।